कोरल ड्रा में आज की क्लास में हम कोरल ड्रा के अंदर दिए हुए टूल बॉक्स के बारे में देखेंगे। टूल बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम एक एक करके लाइन बाय लाइन हम पढ़ने वाले हैं। जिस तरह हमने आपको पेज मेकर और फोटोशॉप में टूल्स का यूज़ बताया था, ठीक उसी तरह आज हम कोरल ड्रा के अंदर दिए हुए टूल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका पिक टूल दिया गया है जिसके द्वारा हम सिलेक्शन के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो इस टूल्स के द्वारा हम कैसे सिलेक्शन करते हैं ये हम देखेंगे। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे सेव टूल दिया गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले सेव टूल का विकल्प दिया गया है, यानी अलग अलग तरह के शेप और आकृतियों में बदलाव करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इस टूल बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो कि सेव टूल के बाद नाइफ टूल दिया गया है, इरेजर टूल दिया गया है, स्मश ब्रश दिया गया है, रफ एंड ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल दिया गया है। इन सभी टूल्स के बारे में आज हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये टूल कैसे काम करेंगे। कोरल ड्रा में आपको हम टूल बॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। टूल बॉक्स का क्या यूज़ है। कोरल ड्रा के अंदर जितने भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब के अपने काम हैं। तो सबसे पहले आप कोरल ड्रा के अंदर आप देख सकते हो पिक टूल का ऑप्शन दिया गया है। इस टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी बनाए हुए ड्राइंग या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हम आयत या वर्ग या कुछ भी हम यहाँ पे बना रहे हैं तो इसको बनाने के बाद आप अगर किसी और ड्राइंग को बनाने जा रहे हो, मान लीजिए आपने ये ड्राइंग बनाया, तो अब देखिए ये सिलेक्टेड है। अगर हम चाहते हैं कि इस आयत या वर्ग को हम सिलेक्ट करें तो इसके लिए आप पिक टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को यानी इस वर्ग को या स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको भी सिलेक्ट करें तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों सेलेक्ट करें तो माउस का बायां बटन दबाए हुए कुछ ऐसे एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह उस एरिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। जब सिलेक्ट हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे बिंदु आ रहा है, इस बिंदु को पकड़ के आप कहीं भी ले जा सकते हो। यहाँ पे 8 जो वर्गाकार बिंदु बन रहे हैं, इस बिंदु को पकड़ के हम इसकी साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह हम पिक टूल का इस्तेमाल करके हम बनाए गए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं टूल बॉक्स के अंदर दूसरा टूल जो दिया गया सेव टूल का दिया गया है, यानी हम बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के शेप में बदलाव कर सकते हैं और इस टूल के द्वारा जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग रूपों में अलग अलग शेप में बदल सकते हो। बहुत अच्छा टूल है आपके कोरल ड्रा के अंदर, जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस टूल का यूज़ जानते हो तो आप किसी भी शेप को, किसी भी आकृति को किसी अन्य शेप में बदल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आयत है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस आयत को मुझे कोई और रूप देना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप इसको पिक टूल से सिलेक्ट कर लीजिए और ये देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार में सबसे लास्ट में एक विकल्प आता है कन्वर्ट टू कर्व, या इसके ऊपर भी आप राइट बटन को प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू कर्व का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। या शॉर्टकट तरीका आप Ctrl+Q बटन को भी प्रेस करके ये काम कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व के लिए रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ सेव टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करते ही देख सकते हैं कि नोड एक बिंदु बन जाएगा। अभी इस बिंदु का यूज़ हम आपको दिखाते हैं कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है। इसी तरह अगर इसमें और अगर नोड पॉइंट को ऐड करना है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी बार में ऐड नोड का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाले पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक और नोड ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप इस बनाए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना नोड ऐड करना चाहते हैं और जिधर नोड ऐड करना चाहते हैं आप उधर ऐड कर सकते हैं। अब इस नोड का यूज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इस नोड को आप किसी भी दिशा में आप इसको खींच कर ले जा सकते हो। जितने भी नोड आपके यहाँ पे बन रहे हैं इस आयत के ऊपर, वर्ग के ऊपर, उसको हम नोड को पकड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर भी अगर नोड में बदलाव हो, यहाँ पे नोड को ऐड करें तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि इसके साथ कुछ और भी टूल्स आते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है कन्वर्ट लाइन टू कर्व। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, कर्व रूप दे सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के कर्व शेप में हम बदल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसी शेप टूल से संबंधित है कन्वर्ट कर्व टू लाइन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से ये लाइन कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी हम लाइन को कर्व में और कर्व को हम लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? शेप टूल्स के द्वारा से। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको शेप टूल्स का दिखाते हैं। पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं टूल्स बार के अंदर यहाँ पे एक ग्राफ पेपर के नाम से टूल दिया गया है। इस टूल के अंदर आप देख सकते हो, इसके बारे में हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे। फिलहाल पॉलीगन टूल्स का ऑप्शन दिया गया है। इस टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रॉपर्टी बार में आइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए पॉलीगन के। आप यहाँ से जितने चाहें उतने पॉलीगन शेप यहाँ पे सेट कर लें। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पॉलीगन बनेगा वो पॉलीगन शेप में बनेगा, स्टार शेप में बनेगा। मैं आपको शेप टूल्स का एग्जांपल देने जा रहा हूँ, तो उससे पहले आपको ये बना लेना होगा। तो चलिए मैं स्टार शेप देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार शेप एक बना लेता हूँ। अगर हमें लग रहा है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसकी संख्या कम है, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा लीजिए जितना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे शेप टूल पे आ जाइए और शेप टूल के द्वारा से आप इसको क्या करिए, ऐसे माउस को ड्रैग करिए इसके ऊपर से, लेफ्ट बटन को दबाइए और इसको आप ऐसे रोटेट कर डालिए। आप देख सकते हैं अब यहाँ से कलर पैलेट से आइए और यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर जाइएगा। ठीक है, शेप टूल जब सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको आना है, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे कोई भी नोड पॉइंट लेना है। इस नोड को पकड़ के आप, नोड पॉइंट देखिए यहाँ पे बन चुका है। नोड जब बन जाए तो इसको आपको पकड़ना है और इसको आप देखिए, ये देखिए कैसे शेप बदल रहा है। हमने आपको बताया कि आप कहीं भी क्लिक करके और इस तरह हम यहाँ पे नोड पॉइंट को बदलेंगे और क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि ये रंगोली जैसा शेप आपके पेज के ऊपर बन गया है। अगर इस तरह का कोई शेप, कोई आकृति बनानी हो तो ये आपने देखा कैसे बनाया गया। कौन सा टूल्स हमने इस्तेमाल किया? शेप टूल्स के द्वारा से हमने आपको ये शेप, ये आकृति बनाकर दिखाया था। तो शेप टूल का यूज़ करते हुए हम तरह तरह के शेप, तरह तरह की आकृतियों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप किसी भी शेप को कोई भी शेप दे सकते हो। इस टूल का इस्तेमाल करके आप ये वर्क आप कर सकते हो, आपने देखा था। इसी टूल पट्टी में आप देख सकते हैं अगला टूल नाइफ टूल का दिया गया है। नाइफ टूल जो हिंदी में चाकू के नाम से जानते हैं। इस टूल के द्वारा से हम किसी भी बनाए गए शेप या आकृति को हम क्या कर सकते हैं, बीच से काट सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी आकृति बनाएं और उसको बीच से काट दें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस आकृति को बना लेते हैं। हम इसको छोड़ देते हैं, फिलहाल हम एक आयत या सर्कल को बना लेते हैं। तो पहले हम एक रेक्टेंगल टूल्स का यूज़ करते हुए एक आयत या वर्ग को बना लेते हैं। इतना करने के बाद आप शेप टूल के इस छोटे से बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं शेप टूल्स के अंदर ये दूसरा टूल आता है, नाइफ टूल। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन बार में यहाँ पे दो विकल्प आ रहे हैं। यहाँ पे एक विकल्प आ रहा है लीव एज वन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आ रहा है ऑटो क्लोज ऑन कट। तो हमें ऑटो क्लोज ऑन कट पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए नोड से नोड को मिलाना है और ऐसा करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट कट जाएगा। अब ये कट के अलग हो चुका है। अब इसको अलग कैसे करेंगे, अभी एक ही साथ दिख रहा है। तो इसके लिए फिर से आपको पिक टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या करना है, इस क्रॉस वाले बटन को मूव करके नीचे की तरफ ले जाना है। अब देख सकते हैं अगर इसको और भी हम छोटे टुकड़ों में काटना चाहते हैं तो फिर से आप उसी टूल्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहाँ नोड बन रहा है वहाँ पे क्लिक करते हुए आप जहाँ तक नोड दूसरे को सिलेक्ट करेंगे कट के निकल जाएगा। और ऐसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए यहाँ पे आपका ये विकल्प नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बोला कि नोड से नोड ही कटेगा। अब यहाँ देखिए इसको हमको उठाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है और ये कट गया। कहीं भी बीच में ले जाओगे जैसे हमको इसको काटना है, देखिए नहीं कट रहा है। चूँकि अब ये अलग करना है तो आप इस क्रॉस वाले पे क्लिक करें और इसको ले जाएं इधर। इस तरह जितने भी हिस्से आपने काट के निकाले हुए हैं आप इसको अलग कर सकते हो। अब इसके अंदर हमको कट करना है, इसके अंदर तो हम फिर से नाइफ टूल पे आते हैं और हमने बोला कि आप यहाँ से नोड से उठाइए और यहाँ ला के क्लिक कर दीजिए। क्योंकि जो हिस्सा सिलेक्ट था वही कट रहा था। अब देखिए ये कट गया है। अगर हमको इसको भी काटना है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, देखिए कट गया। चूँकि ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है, सिलेक्टेड है, इसलिए आप इसको जितना चाहो उतने टुकड़ों में आप इसको काट कर निकाल सकते हो। देखिए ऐसे था। और इसको चाहते हो कि हम अलग अलग कर दें तो फिर उसी तरह आप एक एक बिंदु पे क्लिक करें, यानी जो कटा हुआ हिस्सा उस पर क्लिक करें और इस क्रॉस पे माउस को ऐसे ड्रैग करके अलग अलग कर लें। इस तरह हम किसी भी शेप या आकृति को बीच से काट कर निकाल सकते हैं। चलिए इन सबको हम डिलीट कर लेते हैं।
डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से डेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। ये भी काम आप डिलीट कर सकते हो। अब देख सकते हैं सेव टूल्स के अंदर तीसरा टूल दिया गया इरेज। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस टूल्स के द्वारा हम मिटाने का कार्य करते हैं। यानी किसी भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहते हैं कि हम मिटा दें, उसके अनावश्यक भाग को हम इरेज कर दें, तो इसके लिए हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले हम कोई आकृति या कोई शेप बना लेते हैं। आकृति बनाने के लिए हमने कहा कि आप यहाँ से आयत या सर्कल को आप अब की बार सेलेक्ट कर लें और इसको आप ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। कलर पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी कलर हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका आउटलाइन भी बदलना है तो आप यहाँ से इसका आउटलाइन भी बदल सकते हो, जिस पे हम बात कर चुके हैं पहले ही। इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। इतना करने के बाद आप सेव टूल के अंदर आइएगा और सेव टूल में आपको तीसरा टूल दिखाई दे रहा है इरेजर टूल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन बार के अंदर इसके विकल्प आ चुके हैं, जहाँ से इरेजर थिकनेस पूछा जा रहा है। यानी इरेजर की मोटाई कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, उसको आपको यहाँ से सेट करना है। यानी आप यहाँ से इरेजर का थिकनेस बढ़ा सकते हो। और यहाँ एक विकल्प आ रहा है कि इरेजर सर्कल में होगा या स्क्वायर में होगा। फिलहाल अभी देखें इरेजर सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको स्क्वायर के रूप में बदलें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इरेजर आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं पे क्लिक करेंगे तो इरेजर आपका सर्कल के रूप में दिखने लगेगा। अब आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम इस तरह माउस को ड्रैग करें तो देख सकते हैं कि ये डिलीट होता जा रहा है और इसका आउटलाइन भी मेंटेन हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है। अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे डिलीट होता चला जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्क्वायर के रूप में डिलीट करें तो देख सकते हैं कि अब आपका इरेजर स्क्वायर के रूप में बदल गया है, और इस तरह हम स्क्वायर शेप में बदल सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको 20 से हम इरेज करें तो ऐसे 20 से इरेज कर सकते हैं। और देखिए अभी भी ऑब्जेक्ट एक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, इसको उठाते हो, तो देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग कर दें तो इसके लिए अरेंज मेनू के अंदर आना होगा, और यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया है ब्रेक कर्व अपार्ट, या शॉर्टकट तरीका कंट्रोल+ के पे जब आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा हमने कहा कि इस इरेजर टूल को आपको सिलेक्ट किए रहना है और अरेंज मेनू के अंदर आपको जाना है और ब्रेक कर्व अपार्ट पे क्लिक करना है। ऐसा करने से ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है और ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है। यानी इस तरह हम किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं, और इरेज करने के बाद उसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं जरा क्या इमेज के ऊपर भी काम करेगा क्या ये। अगर किसी इमेज को हम लाते हैं और उस इमेज के अंदर हम चाहते हैं कि इरेज करें तो ऐसा कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए हम एक इमेज को इंसर्ट करते हैं। इमेज को लाने के लिए कोरल ड्रा के अंदर फाइल मेनू के अंदर इंपोर्ट नाम का एक विकल्प दिया गया है। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो कंट्रोल+I, या यही ऑप्शन जो है आपको टूल बार के अंदर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है वहाँ भी इंपोर्ट का बटन दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, शॉर्टकट तरीका आप यहाँ से प्रयोग करें। चलिए अब हम उस ड्राइव के अंदर या उस लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने इमेज को रखा हुआ है। तो यहाँ से हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अपने पेज के ऊपर आइएगा और जहाँ पे आप इमेज को रखना चाहते हो ऐसे माउस का बायां बटन दबा के आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं कि ये इमेज आपके कोरल ड्रा के पेज के ऊपर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसको इरेज करें, इसको मिटाएं, तो देखना चाहते हैं कि क्या इरेजर टूल काम कर रहा है, तो हम इसको इरेज करते हैं। इरेजर टूल को सिलेक्ट करते हैं और इस फोटो के ऊपर ऐसे आते हैं और देखिए जाए ये हिस्सा आपका इरेज होता चला जा रहा है। अंडू करिएगा। हम चाहते हैं कि इस हिस्से को इरेज करें, मिटाएं, तो आप इस तरह के ऑप्शन प्रयोग करके आप इसको मिटा सकते हो। यानी किसी भी बीट मैप इमेज को, जो बीट मैप होगा ध्यान दीजिएगा उसी पर ये काम करेगा। अगर इरेज नहीं हो रहा है, सपोज अगर मिट नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन आता है बीट मैप के अंदर, यहाँ पे कन्वर्ट टू बीट मैप के ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लेना है। ऐसा तब जब आप इरेजर टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर पा रहे हो, इरेज नहीं कर पा रहे हो, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीट मैप में उस इमेज को कन्वर्ट कर लेना होगा। तो आपने देखा कि इस टूल के अंदर हम इस टूल का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, ऐसे बैकग्राउंड को हम मिटा सकते हैं, या किसी भी फ़ोटो के शेप को, फालतू हिस्से को अपने फ़ोटो से हम इरेज कर सकते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि हम किसी शेप के ऊपर भी इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी बात कि हम किसी इंपोर्ट किए हुए इमेज के ऊपर, बिट मैप इमेज के ऊपर भी हम इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प हम प्रयोग कर सकते हैं और इरेजर टूल के द्वारा जो हम किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। शेप टूल के अंदर इरेजर टूल्स के बाद जो अस्मज नामक ब्रश दिया गया है, इस टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन बार में इसके विकल्प खुल के आ जाएंगे, जहाँ से आप इसकी निब की साइज़, यहाँ से आप इसका ऐड ड्राई आउट टू द इफेक्ट, और यहाँ पे आपका इंटर ए फिक्स वैल्यू फॉर द टाइल सेटिंग को बदल सकते हो। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको देखिएगा, अभी बोले हैं कि नीम साइज़ को हम यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ से आपको जितना नीम साइज़ रखना है, यहाँ देखिए वो साइज़ बढ़ रहा है, यहाँ से आपको जितना साइज़ रखना है वो आप यहाँ से क्या करिए, बढ़ा लीजिए। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद देखिए बाबू, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अंदर की तरफ ऐसे लाते हैं, देखिए जाए किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है। इससे भी हम शेप हम अलग अलग तरह के ऐसे बना सकते हैं। इसको अंदर की तरफ लाना चाहते हो तो आप देखेंगे, इसको अंदर की तरफ अगर हम खींचते हैं तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट आपका चेंज होता हुआ दिखेगा। इसको अंदर की तरफ ले जाइए तो अंदर की तरफ, और अगर बाहर की तरफ ले जाते हो तो कुछ इस तरह के शेप आपके बनते चले जाएंगे। इस तरह हम इस ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शेप आपको किस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर कोई आयत और वर्ग बना रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने कोई रेक्टेंगल शेप बनाया, इसके अंदर कोई कलर फिल किया और इसके ऊपर हम इस अस्मज ब्रश टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमने बोला कि आपको यहाँ से निब की साइज़ कितनी होगी, और ये हमने आपको ड्राई आउट को भी चेंज करना बताया। देखिए यहाँ पे आप सिलेक्शन करिएगा पहले, और देखिए जाए इस तरह के शेप हम इसमें चेंज करते हुए तरह तरह के आकृतियों को जो है बदल सकते हैं, यानी आकृति में पूरी तरह से बदलाव कर सकते हैं। अंदर की तरफ ले जाएंगे तो अंदर की तरफ ये चेंज करेगा, ये देखिए जाए, और बाहर की तरफ लाएंगे तो ये बाहर की तरफ दिखेगा। तो इस तरह के विकल्प हम प्रयोग करते हुए हम अस्मज ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला टूल दिया गया है रफ एंड ब्रश टूल। इसके बाद आप रफ एंड ब्रश टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस टूल पे भी क्लिक करते समय आप देखेंगे कि ऑप्शन बार में या इसकी प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पे विकल्प ठीक उसी तरह जिस तरह आपने अभी अस्मज ब्रश टूल के साथ जिस तरह आपने इस्तेमाल किया है, उसी तरह के विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी हम नीब साइज़ को बदल सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसकी साइज़ को बदलते हैं, और यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका किस तरह बदल रहा है, आप देखिए। अगर आप चाहो तो इसको और अधिक कर सकते हो। यहाँ से आप इंटर ए वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, आप स्केप्स ये आप बदल सकते हो। और देखिए यहाँ पे इस तरह की लाइन कैसे आपकी बदल जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का बदलाव हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर करें, तो आप देखें जाए कि किस तरह का इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। इस टूल का यूज़ हम रफ एंड ब्रश के रूप में कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह रफ बनाना हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके आप इसे अलग अलग रूप दे सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप इसको माउस को ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, इसका शेप बदलता चला जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद आप देख सकते हैं शेप टूल्स की टूल्स पट्टी में ही आपका रफ एंड ब्रश के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म नामक टूल दिया गया है। अगर आप बनाए गए ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे घुमाना चाहते हो, किसी कोण पर घुमाना चाहते हो, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हैं टूल का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ध्यान रखेंगे, इस टूल को यूज़ करने से पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप पहले पिकर टूल से आप उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। इसके बाद शेप टूल्स के अंदर जाएँ और यहाँ पर आप फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को जहाँ से पकड़िएगा वहाँ से देख सकते हैं फ्री हैंड रोटेट करेगा। ये फ्री हैंड आप किसी भी दिशा में इसको रोटेट कर सकते हो। इसको कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इस टूल के द्वारा हमने कहा कि सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर फ्री हैंड तरीके से घुमाकर हम रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सर्कल वाले शेप को या कोई और आकृति हम बना लेते हैं, आयत हमने यहाँ बनाया, सिलेक्टेड है, इस टूल पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी इसको बेस रखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो बेस वहीं रहेगा, बाकी हिस्सा क्या होगा, बाकी हिस्सा रोटेट करेगा। तो इस तरह हम किसी भी शेप को, बनाए गए शेप को हम
किसी भी एंगल में या किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं। ये हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे नोड, और जैसे इसको रोटेट करेंगे आप देख सकते हैं कि इसका आकार कुछ इस तरह बदल गया है, यानी इसका रूप, शेप या एंगल, दिशा बदल दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला विकल्प आप देख सकते हैं इसी टूल पट्टी में शेप टूल का लास्ट विकल्प है, और वो है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। अगर आप किसी बनाए हुए ऑब्जेक्ट को अपने ड्राइंग पेज से डिलीट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को आप ऐसे ड्रैग कर देंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ऐसे बस एक बार आप टच कर देंगे, एक बार टच कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, आपके ड्राइंग पेज से डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने पेज से किसी भी ड्राइंग को डिलीट करें या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करें, तो इसके लिए हमने आपको विकल्प बताया कि आपको शेप टूल के अंदर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, और इस टूल के द्वारा जो है आप किसी भी बनाए हुए ड्राइंग या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, अपने पेज से डिलीट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टूल जो आपका जूम टूल दिया गया है, इसके साथ ही आपका फ्री हैंड टूल दिया गया है और स्मार्ट टूल्स के बारे में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।